तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट, और ये यूनिट है हमारा क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके भौतिक गुणों की आवर्तीता को अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। फिर इसके बाद डी ब्लॉक के तत्वों के दो यौगिक दिए हुए हैं, KMnO4 एंड K2Cr2O7, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले तो हम डिफाइन कर लें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। तो देखो बच्चों, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष के कक्षक में प्रवेश करता है। n-1d मतलब उपांत कक्षक है, ठीक है, अंतिम से पहले वाले। तो n-1d उपकोष के कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इनका जो एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा इस तरह से, x n-1 d1 to 10 ns 0 to 1 to 2। यहां x कोई निष्क्रिय तत्व का संकेत लेंगे जिसका परमाणु क्रमांक तत्व के परमाणु क्रमांक के निकटतम, जस्ट पीछे, मतलब निकटतम का मतलब पीछे होता है, निकटतम पीछे ऐसे लिखना है। मतलब जैसे 20 का है तो 18 वाला लिखिए, 30 का है तो उससे पहले वाला, मतलब जो भी धातु आयन हमें दिया गया है संकेत तत्व का, उसके परमाणु क्रमांक से जस्ट पहले वाले तत्व निष्क्रिय गैस का सिंबल यहां रखेंगे। और n-1d जो होगी उसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ns में 1 से लेकर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और मैक्सिमम 2 तक हो। जैसे स्कैंडियम कोई समझे 21, तो 18 तक किसका हो गया, आर्गन का, है ना। इसका मतलब हमें पूरा नहीं लिखना, 18 आर्गन तक हो गया। फिर 3d1 4s2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 4s में 2 है, अब d में 1 इलेक्ट्रॉन है, और d में तब तक जाएगा जब तक d10 ना हो जाए। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो d में कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए डी ब्लॉक को 10 वर्गों में बांट दिया गया है, जो कि थर्ड बी से स्टार्ट होता है, और वहां जब लास्ट में जाओगे तो सेकेंड बी आ जाता है। तो इस तरह से कुल मिला के ये है डी ब्लॉक के तत्वों का डेफिनेशन, मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1d ऑर्बिटल्स। तो उनको बोला गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से शो करते हैं। फिर आता है एक टर्म, आप देखोगे डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व शब्द आता है। तो ये होते क्या है, मतलब डी ब्लॉक के तत्वों में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको संक्रमण तत्व बोला गया है। तो देखो डी ब्लॉक के तत्व इसमें परिभाषित किया है मैंने कि डी ब्लॉक के तत्व जिनकी स्थायी अवस्था, मतलब परमाणविक अवस्था या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में n-1d कक्षक अपूर्ण, मतलब d1 से लेके d9 होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मतलब डी ब्लॉक के ऐसे तत्व जिनकी या तो बिल्कुल स्थायी अवस्था, परमाणविक अवस्था, मतलब जब उसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला हो, या उनकी किसी ऑक्सीकरण अवस्था जब उनमें कोई धनावेश लगा हो। अगर इस स्थिति में n-1d कक्षक अपूर्ण है, d1 से लेकर d9 तक कोई भी विन्यास होता है, तो हम बोलते हैं उन्हें संक्रमण तत्व, क्योंकि इस विन्यास अवस्था में तत्वों के गुणों का संक्रमण या परिवर्तन s ब्लॉक धन विद्युतीय तत्वों से p ब्लॉक ऋण विद्युतीय तत्वों तक करते हैं। मतलब क्योंकि इस विन्यास में तत्व गुणों का संक्रमण कहां से कहां करते हैं, s ब्लॉक मतलब बहुत ही धन विद्युतीय तत्व से p ब्लॉक ऋण विद्युतीय तत्वों तक करते हैं। मतलब इनके थ्रू s ब्लॉक के गुण घटते जाते हैं और खत्म होंगे, और फिर स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं p ब्लॉक के गुण। तो इस तरह से s ब्लॉक और p ब्लॉक के बीच में इन तत्वों को रखा जाता है, क्योंकि इनके गुण कुछ s से मिलते हैं तो कुछ p से। पहले अगर आप देखोगे शुरुआती तौर पे श्रेणी में तो ज्यादातर s से मिलते जुलते दिखेंगे, श्रेणी के लास्ट में देखोगे तो वो p ब्लॉक से मिलते हैं। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि s ब्लॉक के तत्वों का स्थानांतरण कहां कर रहे हैं, ये p ब्लॉक का, अर्थात श्रेणी में धन विद्युतीय गुण या आयनिक गुण घटता है और ऋण विद्युतीय गुण सहसंयोजी गुण बढ़ता है। तो इसीलिए दोनों तत्वों के बीच में गुणों का स्थानांतरण करते हैं, संक्रमण करते हैं, इसलिए इनको बोला गया है संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व की पहचान है कि उनके किसी भी परमाणविक अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होनी चाहिए।
अब अगर आप देखें कि ZnCd और Hg को संक्रमण तक तो नहीं मानते, क्योंकि इनमें स्थायी अवस्था देख लो आप, है ना, और चाहे इनकी ऑक्सीजन अवस्था देख लो, इनमें डी कक्षक अपूर्ण नहीं होते। अगर आप जिंक का देखते हैं तो जिंक में कितना होता है 3d10 4s2, और जिंक 2+ में चले जाओ तो 3d10 ही रहेगा और 4s 0 हो जाएगा। तो यहां पर 2+ आने पर भी d10 है और जिंक की सामान्य अवस्था में भी d10 है। ऐसे ही कैडमियम में 4d10 होता है, मरकरी में 5d10 होता है। तो इनमें कभी भी कितने भी 2 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते ZnHg से, तो वो S से ही निकलते हैं, D से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव होता। इसीलिए ये तत्व D ब्लॉक के तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो ध्यान रखें कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो D ब्लॉक के हैं, लेकिन सारे D ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व हैं ये जरूरी नहीं है। हम देखते हैं जिंक, कैडमियम और Hg को संक्रमण तत्व नहीं लिया गया। संक्रामी गुणों का संक्रमण वही कर सकता है जिनके डी कक्षक अपूर्ण है, मतलब डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण इनके NS इलेक्ट्रॉन तो S जैसे शो करने लगते हैं और डी कक्षक के अपूर्ण इलेक्ट्रॉन T जैसा गुण शो करने लगते हैं, और इस तरह से ये संक्रामी हो जाते हैं S गुण के और T ब्लॉक के तत्वों के गुणों में। लेकिन अगर D10 है और वो किसी स्थिति में अपने D10 को नहीं हटाती तो वो केवल S ब्लॉक जैसा ही गुण रख सकता है, T ब्लॉक जैसा नहीं। इसलिए हम इन्हें संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखते। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो संक्रमण तत्व या तत्वों का विभाजन, मतलब ये जो है डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। आप देखोगे कि जैसे पी ब्लॉक हम पढ़ते हैं तो वर्ग बाई वर्ग पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हम तत्वों का अध्ययन श्रेणी में करेंगे, मतलब आवर्त में, कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो 4 आवर्त में रखे गए हैं, 4 श्रेणी में बांट दिए गए हैं। प्रथम श्रेणी, फर्स्ट सीरीज, या इसी को बोला जाता है कौन सी सीरीज, 3D श्रेणी, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर होता है। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा आर्गन 3D 1 to 10, 4s 1 to 2, जैसे स्कैंडियम 3D1, टाइटेनियम 3D2, वैनिडियम 3D3, लेकिन क्रोमियम में 3D5 4s 1 हो जाता है। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों, अपन ने बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि 3D10 और 3D5 आधी अर्धपूरित है, और अगर किसी तत्व में 3D4 है या 3D9 है तो वो अपने S कक्षक से इलेक्ट्रॉन लेकर और अपने आप को ज्यादा स्थायी बना लेता है। यही कारण है कि जहां क्रोमियम में 3D4 4s2 होना था वहां हो गया 3D5 4s1। फिर मैग्नीज में चले जाएं तो S2 में ही बढ़ गया, फिर 6 हो गया 3D6 आयरन में, कोबाल्ट में 3D7 है ना, निकल में 3D8, अब कॉपर में फिर आ जाए 3D9 होना था लेकिन 3D10 4s1। वही कारण है 3D10 फुली फिल्ड हो गई तो 3D9 से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। जिंक में तो फिर वही 3D10 4s2 है। तो ये है प्रथम श्रेणी। इसको अभी मैंने नीचे सारी श्रेणियों को रटने का एक वो बता दिया है ना। फिर है द्वितीय श्रेणी। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्रिप्टॉन 4D 1 to 10, 5D 0 1 to 2। यही एक श्रेणी ऐसी है बच्चों जिसमें ज्यादातर तत्वों में S खाली है, और एक स्थिति तो ये बन गई है कि S टोटल ही खाली हो गई। जैसे इट्रियम 39 4D1 5s2, जर्कोनियम 4D2, नियोबियम से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ 3D4 4s1। फिर आ जाता है मॉलिब्डिनम 3D5, टेक्नीशियम 3D6, अब देख रहे हैं रोथीनियम है ना 5s1 बना हुआ है 4D7, 4D8, और पैलेडिनम में तो सीधा 10 ही हो गया, फिर 10 फिर और 10। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि डी ऑर्बिटल बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाने से इसका परिरक्षण प्रभाव काफी कम हो जाता है, मींस वो नाभिकीय आकर्षण को ज्यादा नहीं रोक पाता। तो ऐसे में नाभिकीय आकर्षण बाह्यतम कोश S पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका इलेक्ट्रॉन खिंच के जो है वो डी ऑर्बिटल में आ जाता है, जिसके कारण ही ये द्वितीय श्रेणी में आप देख रहे हैं कि इस तरह के परिवर्तन दिखते हैं। और ये भी बता दूं प्रथम श्रेणी के बाद द्वितीय श्रेणी 18 के अंतर के बाद आती है परमाणु क्रमांक में। वहां जैसे स्कैंडियम था 21 तो 18 तो 39 से स्टार्ट हुई। फिर आती है तृतीय संक्रमण श्रेणी जिसमें Xe5D 1 to 10, 6s 1 to 2। इसमें जो पहला एलिमेंट है बच्चों लैंथेनम 57, इस श्रेणी का पहला सदस्य है जिनोन 5D1 6s2।
लेकिन यहां सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक अब जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d में न जाके 4f में एंटर करने लगता है, और यही रीजन है कि यहां पर f ब्लॉक आ जाता है और इनको बोला जाता है लैंथेनॉइड्स, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आए हैं सीरियम 58 से 71। हम इसको एफ ब्लॉक में अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हाफनियम 72, और इस तरह से फिर F14 रहेगा, 5d2 है ना, 5d3, 5d4। अब यहां पर देखो फिर से 5d4 हो गया, 5d5 नहीं हुआ है, क्योंकि फिर जो है आकार काफी बड़ा हो जाता है बच्चों परमाणु का, और फिर नाभ की आकर्षण बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो पाता, जिसके कारण ही बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में बने रहते हैं। फिर 75 है ना ओस्मियम, फिर ये यहाँ पर प्लेटिनम में 9 हो गया है जहाँ 8 होना था, यहाँ पे नाभ की आकर्षण का बहुत अधिक महत्व आ जाता है, बहुत ज्यादा परमाणु क्रमांक बढ़ गया, और यहाँ देख रहे हैं 10 ही हो गया गोल्ड में, और फिर मरकरी 10 हो गया। फोर्थ सीरीज की बात करें है ना, तो फोर्थ सीरीज ट्रांजिशन में है रेडॉन 6d 1 to 10, 7s 1 to 2। एक्टिनम AC पहला जो है एलिमेंट है इस श्रेणी का 6d1 7s2, इसमें भी 90 थोरियम से लेके 103 तक के जो तत्व हैं वो 5f ब्लॉक है, इनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं, है ना, जो आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और फिर स्टार्ट होती है 104 से, ठीक है, रदरफोर्डियम 6d2 7s2, डबनियम 6d3, सेबोर्जियम 6d4, बोहेरियम 6d5, हास्मियम 6d7, ठीक है, मैटेनेरियम 6d7 डिस, और फिर ये है डर्मस्टेडियम 6d10, रोनटेजन और कॉपरनीशियम। याद रखने का ट्रिक देखो मैं हर एक को बता देता हूं। प्रथम श्रेणी में शक्तिवा, फिर कर्मन, ठीक है, CRMN कर्मन, भन लिखा है कर्मन, ठीक है, यहां पर हो जाएगा कर्मन। फिर है फैको, फेको निक्यूजन, तो ये तो हो गई प्रथम श्रेणी है ना। द्वितीय श्रेणी को रखना है तो यारी जोरदार निभाओ, ये हो जाएगा जोरदार निभाओ, मौत तक MOTC, मौत तक, रुकी रहे, पड़े, आग में कूदना, ऐसे याद करना है, सीधी से कूदना। तृतीय श्रेणी में है लाहफ्ता, वरना उधर इधर पड़ेगी और मरकरी, मार से। और चतुर्थ श्रेणी देखो कैसे याद रखना है, पहला एलिमेंट है ऐसी, तो ऐसे रदरफोर्ड डूबा सागर में, देखो ए से रदरफोर्ड डूबा सागर में, यहां तक सागर में, ठीक है। बोहर हंसा, मैंने MT से कर याद रख लेना है, मैंने D से डुबोया, R से फिर रदरफोर्ड और कॉपरनीशियम को तो ऐसे याद कर लेना है आपको इनके, मतलब ये 89 है, और फिर यहां से 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11 और 112 तक। और सबसे ज्यादा ये पूछे गए बच्चों ये वाले 108, 109 तक की बार आते रहते हैं ऑब्जेक्ट में कि इनके ऑफिशियल नेम क्या है, तो इनके IUPAC नेम भी किए गए हैं। आप जानते हैं 104 को बोलते हैं अननिल क्वाइडियम, इसको बोलते हैं अननिल पेंटियम, इसको बोलते हैं अननिल हेक्सियम, इसको बोलते हैं अननिल, ठीक है, सैप्टियम, फिर इसको बोलते हैं अननिल ऑक्टियम, अननिल अनियम, ठीक है, अननिलियम, अन ठीक है, अनवायम, इस तरह से। और ऑफिशियल नेम ये कहलाते हैं जो नीचे मैंने लिखे हैं। तो इस तरह से आपको चारों श्रेणियों को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रथम श्रेणी, क्योंकि ज्यादातर डी ब्लॉक के तत्वों के जो गुण समझाए गए हैं ना, वो प्रथम श्रेणी को लेकर ही बताए गए। और सबसे ज्यादा अपवादित जो कॉन्फ़िगरेशन है उन्हीं को पूछ लिए जाता है, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, है ना। तो इनमें कहा किसमें कॉन्फ़िगरेशन में अपवादित है। अब अपवादित विन्यास का कारण मैंने यहां लिख दिया है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित विन्यास का उच्च स्थायित्व,
ठीक है, इसका कारण ये है उच्च विनिमय ऊर्जा, है ना। तो उच्च विनिमय ऊर्जा के कारण जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ज्यादा होते हैं या एक से विन्यास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी कक्षक में एक दूसरे का जो है विनिमय करते रहते हैं, इसमें ऊर्जा परिवर्तन होता है और स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इस तरह से MnCr में अर्धपूरित अवस्था अधिक स्थायी है, CuAg AuPd इनमें पूरित अवस्था का विन्यास बहुत अधिक है। निम्न परिरक्षण प्रभाव, निम्न, ठीक है, द्वितीय श्रेणी में Nb और Pd में 4d कक्षक का निम्न परिरक्षण प्रभाव हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ही जो है अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि नियोबियम से लेके और जो है Ag तक लगातार जो है ये आकर्षण बढ़ता जा रहा है। कक्षक का विस्तृत रूप तृतीय श्रेणी में 5d और 4f कक्षक का विस्तृत रूप के कारण N-1d और NS कक्षक की ऊर्जा में अंतर कम हो जाता है, इससे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वैसे ही बने रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनके कारण ही अपवादित विन्यास आपको डी ब्लॉक में दिखते हैं। तो यहां तक अभी हमने केवल डी ब्लॉक के विन्यास तक की बात की है। अब बाद में हम इसको भौतिक गुणों की आवर्तिता को अच्छी तरह से समझेंगे डी ब्लॉक, ठीक है। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।